नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो अब से बस कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक संबोधन हुआ संयुक्त राष्ट्र महासभा में। चौथी बार यहां पर वो बोल रहे थे। करीब 22 मिनट का जो उनका भाषण था, संबोधन था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान से लेकर चीन तक पर बिना नाम लिए करारा हमला किया है। और खास तौर पर आपको बता दें, आतंकवाद, कोरोना और क्लाइमेट चेंज पर उनका फोकस था। एग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमणात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। तो आज की यह सबसे बड़ी खबर है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही उसके क्या मायने मतलब हैं, बिल्कुल सटीक विश्लेषण लेकर एबीपी न्यूज आपके सामने हाजिर है। आपको बता दें, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ खुशबू रावले हैं, विवेक काजू साहब हैं, पलाश गुप्ता हैं, उनसे तो हमारी बातचीत होगी। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं और हम आपको विकास के पास भी लिए चलेंगे। विकास भदौरिया सीधे अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रणय, आपके पास में आना चाहूंगा और एबीपी न्यूज का जो आकलन था, जो बात हम बता रहे थे दर्शकों को आज लगातार कि इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखेंगे, बिल्कुल कुछ उसी तरीके की तस्वीर नजर आई है आज।
बिल्कुल अखिलेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एबीपी ने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि पीएम के जो भाषण के मुद्दे होंगे वो क्या होंगे, और लगातार हम हर जगह से ये चीज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण जो था वो बहुत व्यापक मुद्दों पे होने वाला था। और वही तस्वीर उभर के नजर आई जब यूएन के पोडियम से प्रधानमंत्री का भाषण हुआ कि व्यापक विषय, जो बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे कोविड-19 की चुनौती हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की चुनौती हो, किस तरीके से भारत अपना योगदान दे रहा है, किस तरीके से भारत वैश्विक समुदाय के लिए योगदान देने के लिए तैयार है, किस तरीके से कोविड की चुनौती और वैक्सीनेशन में भारत दुनिया की मदद करता आया है, भारत दुनिया की मदद करने के लिए तैयार है, और जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती है उससे मुकाबले में भारत किस तरीके से इसके समाधान की कोशिश कर रहा है। ये तमाम वो बड़े मुद्दे थे जिनके अंदर भारत ने अपने योगदान का जिक्र किया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर भारत ने आगाह किया, और खासतौर पर पाकिस्तान का भले ही नाम न लिया गया हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में अफगानिस्तान की भूमि, अफगानिस्तान के हालात, इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान ये जो चुनौतियां थी इन्हें आगाह भी किया और इन्हें रेखांकित किया। बिल्कुल। और आशीष देखिए, बहुत ही सारगर्भित तरीके से सारी बातें प्रधानमंत्री ने यहां पर रखी, एक वर्ल्ड लीडर की तरह। जो इस बार थीम है यूएन में बैठक में, बिल्कुल उसी के आसपास ये चीजें नजर आई। बिल्कुल अखिलेश, आपका आकलन बिल्कुल सही है। कोई चुनावी रैली तो थी नहीं, प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस के इतने बड़े फोरम से बोल रहे थे, और मुझे लगता है कि बिल्कुल जो भारत का इमेज है उसको पोर्ट्रे करता हुआ नियर परफेक्ट उन्होंने भाषण दिया है। मुझे इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। और एक छोटी सी बात ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा मैं कि एक दिन पहले ही जब उनकी मुलाकात हुई थी कमला हैरिस से, तो उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी को लेकर के इशारों में अपना स्टेटमेंट दिया था, जिसको लोगों ने इंटरप्रेट किया था कि वो भारत में डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि एक पोलाइट रिस्पॉन्स उस पर भी दे दिया डेमोक्रेसी की बात करते हुए कि भारत ने अपने लोकतंत्र के माध्यम से कैसे विकास को अचीव किया, डेवलपमेंट को अचीव किया, और दुनिया में कैसे अपनी डेमोक्रेसी के माध्यम से कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का यह भाषण ट्रूली एक ग्लोबल लीडर की तरह जरूर रहा। बिल्कुल। और यही देखिए विवेक काटजू साहब, वाकई में सही मायनों में ऐसा लगा कि एक ग्लोबल लीडर इस तरीके से अपनी बातें रख रहा हो। पाकिस्तान, चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन संदेश देखिए कहां तक गया है उनके भाषण में। दो चीजें मैं कहूंगा। प्रधानमंत्री का भाषण एक बड़े देश के नेता की तरह बहुत गंभीर था। उन्होंने जो आज की विश्व की के सामने चुनौतियां हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया, वो भी एक बहुत कंस्ट्रक्टिव मैन है। और दूसरा ये है कि एक चीन के बहुत महान विचारक हुए हैं सुन त्सु, जिन्होंने ये कहा कि वो सबसे बड़ी लड़ाई विजय होती है जो कि लड़ाई के बिना ही हासिल होती है। बिल्कुल। और राजनयिक की दुनिया में वो सबसे बड़ा वार होता है जो बिना नाम लिए वार होता है। वो सबसे ज्यादा चुपता है, वो जिस पर वार होता है वो तिलमिला के रह जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता। आज प्रधानमंत्री ने उसी तरह वार पाकिस्तान और चीन पे की। वो तिलमिला के रह जाएंगे। आपने देखा कि उनके जो पीटीआई के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे थे, उनको विवश होकर कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो बहुत ही बैलेंस था। तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि जो देश और जिस देश का नेता समझता है कि भारत एक निरंतर शत्रु है, उसका परमानेंट एनिमी है, उसके देश के लोग कहने लगे हैं कि बहुत ही बैलेंस्ड भाषण दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। सुशांत सरीन विदेश मामलों के जानकार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा उन्हें, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। 15-20 मिनट के अंदर तमाम जो मुद्दे थे जिनके बारे में उनको बात करने की ज़रूरत थी, तो एक बड़ी स्टेट्समैन लाइक स्पीच थी उनकी, और सारे तमाम मुद्दों वो मेज़ पर लेकर के आए। तो मेरे ख्याल स्पीच तो अच्छी थी, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्टेट्समैन लाइक स्पीच, ये एक महत्वपूर्ण बात आपने सुनी सुशांत सरीन जो कह रहे थे। खुशबू, आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन में क्या बड़ी बातें नजर आई, आपका क्या आकलन है? आप खुद को पहले अनम्यूट कीजिए खुशबू, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपने शायद म्यूट किया हुआ है। ओह सॉरी हाँ, मैं म्यूट पे थी। मैं ये बोल रही थी कि बिल्कुल जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे थे वो बिल्कुल सीधे तरीके से वो सामने लेके आए हैं
जो मोदी जी का स्टाइल है, यू नो, बिल्कुल सीधे तरीके से बोलते हैं। यस, उन्होंने कुछ नाम नहीं लिए, बट वो आज की डेट में इतने ऑब्वियस हो चुके हैं कि सबको पता है वो किस तरीके किसको बोल रहे हैं और किस तरह का उनका संदर्भ है। बट एक चीज जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सही लगी कि समय रहते जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप यूज कर लें, नहीं तो वो समय चला जाता है। ये बहुत इनडायरेक्ट मैसेज है बहुतों के लिए, बहुत कंट्रीज के लिए, और स्पेसिफिकली हमारे नेबरिंग कंट्री के लिए जिसका नाम हम सब जानते हैं, कि समय रहते वो अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करें, लॉन्ग टर्म सोचें और सही तरीके के अलायंसेस रखें। क्योंकि आफ्टर अ वाइल उनके पास आज ऑप्शन है, बट अगर बहुत देर हो जाएगी तो फिर उनके साथ रियली सही मायने में कौन खड़ा रहेगा वो शायद उनको खुद भी नहीं, हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है। तो उन्होंने बहुत डायरेक्ट भी बोला है और बहुत इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं। तो वो भी मुझे उनकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लगी। जी, अद्भुत संतुलन आज उनके भाषण में देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी का जो ये संबोधन था, बीजेपी के अध्यक्ष इस पर क्या कह रहे हैं, जेपी नड्डा, जरा सुनिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की 76वीं 76th महासभा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता का उद्बोधन सच्चे मायनों में एक ट्रू स्टेट्समैन का स्टेटमेंट है। उनका उद्बोधन देश के 130 करोड़ भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर मुद्दे पर जिस बेबाकी के साथ भारत का दृष्टिकोण को रखा है और वैश्विक मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक बड़ी खबर अमेरिका से यह आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस में सुधार की जो बार बार बात कही जा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी का भी इस पर जोर था। बाइडेन भी ये चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट मिले, ये अमेरिका का कहना है। हमारे विदेश सचिव के हवाले से यह जानकारी हमें मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पिछले 3 दिनों का प्रधानमंत्री मोदी का जो ये दौरा है उससे ये सबसे बड़ी अब तक की खबर है। विकास भदौरिया इस खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। विकास, ये देखिए, कल जब राष्ट्रपति जो बाइडेन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, उस वक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री से सीधे कहा था, साफ साफ कहा था कि वो चाहते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। और यही बात है जो बात आज भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने मीडिया के साथ साझा की है। हालांकि ये बात कल भी उन्होंने बताई थी और साफ साफ कहा था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जो 1 घंटे की मुलाकात थी वो 1.5 घंटे की चली। और इस मुलाकात में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वे चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य बने। भारत की पुरानी मांग है। भारत लगातार कहता रहा है कि भारत एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसी सूरत में उसको संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। उसको ये अधिकार, वीटो का अधिकार उसको मिलना चाहिए। देखिए, बहुत सारे जो 5 मुल्क हैं जिनके पास ये सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है, वो बहुत सारे मुद्दों पर अपने अधिकार वीटो का इस्तेमाल करते हैं और भारत के कई मसलों को रोक देते हैं चर्चा में आने के लिए, या उस पर कोई रेजोल्यूशन पास होने नहीं देने देते हैं। और भारत के पास अगर ये अधिकार होगा तो भारत भी फिर ऐसे देशों पर लगाम इस वीटो अधिकार के जरिए लगा सकता है। और भारत इसलिए लगातार मांग करता रहा है। लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्ट कहा कि वो चाहते हैं कि भारत स्थायी सदस्य बने। बिल्कुल, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है विकास भदौरिया, जो आपने ये जानकारी दी है कि जो बाइडेन ये चाहते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर रखा जाए। पलाश गुप्ता जी, आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, मैंने जब बाइडेन साहब व्हेन ही गॉट इलेक्टेड, तभी भी मैंने आपके चैनल पे यही चीज़ कही थी कि जो बाइडेन इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। और कल की जो मीटिंग थी उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ों में उन्होंने इंडिया को प्रेफरेंस दिया है। जैसे आपने बताया अभी दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज़ अ बिग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द हेड ऑफ यूएस दैट ही वांट्स इंडिया
टू बी अ परमानेंट मेंबर देयर। एनएसजी ग्रुप में भी उन्होंने इंडिया के लिए लॉबी किया था, इंडिया को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कही है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, दैट वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये किसको कहा है? और आपको मैं बताऊं कि कल बाइडेन साहब ने जो ट्वीट किया था, उनके ट्वीट में उन्होंने क्या कहा था आपने पढ़ा है? फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि बाइडेन साहब ने ट्वीट किया था, दिस मॉर्निंग आई होस्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी एट व्हाइट हाउस as we launch a new chapter in the history of US-India ties. Our two nations are the largest democracies in the world, and we are committed to taking on the toughest challenges we face together. It's a big statement. मैं आऊंगा आपके पास, इस पर हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, इस पर विदेश सचिव ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं जरा। We will continue to work towards a reformed United Nations during our stint as a non-permanent member of the UN Security Council. It's also interesting to note that many other countries also share our sentiments. We have a very large measure of support. You heard President Biden when he said, President Biden, this is not public messaging, but he did mention that India should have a permanent seat in the UN Security Council. I think that is reflected in the joint statement, and this is something that continues to be a view held by not just the US but other Quad partners and many other countries. अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस में दरअसल सुधार की लंबे वक्त से बात चल रही है, रिफॉर्म की बात हो रही है, और इस दिशा में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति भारत का समर्थन करते हैं सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए, एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा घटनाक्रम है। इसके मायने मतलब आपको प्रणय उपाध्याय समझाएंगे, हमारे सहयोगी। प्रणय, बराक ओबामा जब 2015 में भारत आए थे तब भी अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था अमेरिका भारत के कैंडिडेचर का सपोर्ट करता है। लेकिन मामला कहां फंसा है? मामला फंसा है दरअसल इंटर गवर्नमेंटल जो नेगोशिएशंस हैं, आईजीएन है, उसके अंदर फंसा है, यूएन के अंदर, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन जब तक शुरू नहीं होता है तब तक सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की जो प्रक्रिया, जिसकी बात जो 75वीं सालगिरह थी यूएन की तब से उठ रही थी, वो मामला अटका हुआ। और भारत ने G4 की जो बैठक इस प्रधानमंत्री के भाषण से पहले की थी, जिसके अंदर जो 4 प्रमुख दावेदार हैं, भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, ये चारों देश ये मांग कर रहे हैं कि यूएनएससी का रिफॉर्म होना चाहिए, जो परमानेंट मेंबर्स हैं। क्योंकि आप देखें कि पश्चिम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो लॉपसाइडेड है, एशिया का एकमात्र रिप्रेजेंटेशन है चीन के रूप में, जबकि भारत एक प्रमुख दावेदार है। और सिक्योरिटी काउंसिल का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल ऐसी होनी चाहिए जो दुनिया की मौजूदा हकीकत की तस्वीर को स्पष्ट करती हो। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये भारत की तरफ से एक बार पुनः उठाई गई, और भारत लगातार अब ये कोशिश कर रहा है कि अब समय आ गया। अगर आप देखिए अखिलेश, दोनों प्रमुख मुद्दे प्रधानमंत्री की तरफ से जो कहे गए कि अफगानिस्तान के संकट ने और कोरोना के संकट ने यह बता दिया है कि जो वैश्विक संस्थाएं हैं, यूएन जैसी संस्थाएं हैं, वो इनइफेक्टिव हो जा रही हैं इन बड़ी चुनौतियों के सामने, और ऐसे में जरूरी है कि ये सुधार तत्काल लागू किए जाएं। बिल्कुल। आशीष, आपसे भी इस पर समझना चाहूंगा। दरअसल देखिए, लंबे वक्त से यह मांग तो हो रही थी, सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में हम नहीं है, हमारे पास वीटो का अधिकार नहीं है। क्या इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम यह माना जाए जो बाइडेन का बयान? आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? देखिए, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना अखिलेश, उसके माध्यम से हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक बड़ा टेक अवे है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये वायदा कर दिया। मैं प्रणय की बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्रणय बिल्कुल सही जिक्र कर रहे थे। देखिए, जब ओबामा से बात हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तब भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने यह वादा किया था कि वो इस कैंडिडेचर को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब गई, उनको भी ये वादा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी वादा किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो ऐसा नहीं है कि यूएस इस मुद्दे पर भारत के साथ पहले से नहीं खड़ा रहा है। ये अच्छी बात है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी भारत को ये अश्योरेंस दिया है कि वो भारत की परमानेंट मेंबरशिप की कैंडिडेसी जो है उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इसमें एक रोड़ा जो टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस की बात प्रणय कर रहे हैं, उसके अलावा परमानेंट मेंबर जो है हमारा, चाइना भी उसको बार बार ब्लॉक कर दे रहा है। एनएसजी की मेंबरशिप का जिक्र अभी हमारे गेस्ट कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, मैं ताशकंद में था जब वी हैड कम वेरी क्लोज टू एनएसजी परमानेंट मेंबरशिप, लेकिन चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया था। तो देखिए, बहुत सारे पुल्स एंड प्रेशर्स हैं। अच्छी बात है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज ये भरोसा दिलाया है, लेकिन हमें देखना होगा कि आगे इस पर कितना सक्सेस मिल पाता है। मैं इस पर विवेक काटजू साहब से थोड़ा समझता हूं, विदेश मामलों के जानकार हैं, राजनयिक भी आप रहे हैं। विवेक काटजू साहब, फिर यहां से आगे की राह जो है, क्या अभी भी मुश्किल है? संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में भारत कैसे बन पाएगा? बहुत मुश्किल।
वास्तविकता मैं बयान करूंगा। मोदी जी ने जो कहा कि समय की मांग है कि समय के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो फिर समय ही वार करता है। वो चाणक्य को जो याद किया वो इशारा चीन और पाकिस्तान को आतंकवाद के संदर्भ में तो था, लेकिन उसके साथ साथ विश्व की महाशक्तियों के को भी था, जिसमें अमेरिका शामिल है, कि अगर यूएन का रिफॉर्म नहीं हुआ तो फिर यूएन पर भरोसा दुनिया का हटता जाए। जी देखिए, मैं अपने कार्यकाल में, राजनयिक कार्यकाल में, इस मामले को हैंडल कर चुका हूं। अच्छा, बहुत भाषण सुने हैं, बहुत आश्वासन सुने, जी, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधि चाहे कितना भी कहें कि हम आपके साथ, यूएन की में जब प्रक्रिया शुरू होती, जब एक सिस्टम शुरू होता है, सिलसिला शुरू होता है, तो सब पीछे हट जाते हैं। यहां पर ट्रंप के सहयोगी मौजूद हैं और मौजूद हैं। मैं एक साफ साफ कह रहा हूं जी काटजू साहब कि बहुत हो गए, ये आश्वासन बहुत हो गए। अब यूएन में जब कार्रवाई होगी तब भरोसा कुछ बंधेगा। बिल्कुल, मैं इस पर आगे आपसे बात करूंगा। जो आप कहना चाह रहे हैं आखिर उसका क्या मतलब है, मैं आता हूं काटजू साहब आपके पास। लेकिन भारत की जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो इस पर क्या कह रही है, वो भी सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं। यूएनजीए में प्रधानमंत्री के भाषण पर बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा हैं हमारे साथ। सर, कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने बोला है, खासतौर से बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर भी कई बातें कही हैं। जो जिस परिस्थिति में विश्व गुजर रहा है, एक महामारी का दौर हम सब ने देखा, विश्व समुदाय को इकट्ठे आना पड़ेगा और जो कारण है जिस वजह से देशों की आपस में अनबन है, उन कारणों को यूएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उन कारणों को समाप्त करके कोशिश ऐसे की जाए कि विश्व इकट्ठे होकर काम करे। प्रधानमंत्री जी का भाषण जितना मैंने सुना, थोड़ा बहुत सुन पाया था, नाम लेने का वक्त आ गया है। चीन का भी नाम लेना चाहिए, पाकिस्तान का भी नाम लेना चाहिए, क्योंकि विश्व समुदाय को यह स्पष्ट तौर पे समझना चाहिए कि भारत जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, सबसे ज़्यादा उसका खतरा भारत को है। जिस तरह से चीन हमारे तमाम पड़ोसी देशों में एक पूरी अपनी पैठ बनाता चला जा रहा है, उसका नुकसान भारत को भुगतना पड़ रहा है। तो पवन खेड़ा को आपने सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि दरअसल चीन और पाकिस्तान का नाम लेकर उस पर हमला करना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी को। विकास भदौरिया भी हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे और तमाम हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह मेरे साथ स्टूडियो में है, प्रणय उपाध्याय भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं। आप क्या सोच रहे हैं आतंकवाद? आपकी सोच वही एक रूढ़िवादी सोच है, वही जो पुरानी धर्रे हैं उसी पे चल रही है। और इससे उनका इशारा था कि जब तक आप इससे निकलेंगे नहीं, तब तक ना आपको शांति मिलेगी, ना ही दुनिया को शांति मिलेगी, क्योंकि आप आतंकवाद को और कट्टरवाद की सोच को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से और पड़ोसी देशों में भी आप उसका सहारा लेकर आक्रमण करना चाहिए। बिल्कुल, और काटजू साहब, जिस तरीके से आतंकवाद, कोरोना, क्लाइमेट चेंज, तमाम चीजों पर अपनी बात उन्होंने रखी है, खुशबू हम कह सकते हैं कि बहुत ही संतुलित प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण रहा है। बिल्कुल, बहुत ही संतुलित रहा है और बिल्कुल वक्त के लिए एकदम प्रॉपर है। आज तक भी अगर कोई ना समझे कि सही मायने में कैसे पॉलिटिकल डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं, चाइना कैसे ज्यादा पावरफुल हो रहा है, कैसे कुछ नेशंस टेररिज्म में आगे बढ़ सकते हैं या खतरा कलुट के बन सकते हैं, कल के लिए आज सोचना और एक्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हम जरा विकास भदौरिया के पास भी चलते हैं। हमारे सहयोगी अमेरिका में लगातार मौजूद हैं और इस प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की पूरी कवरेज दर्शकों के सामने रख रहे हैं। विकास, अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा समाप्त हो रहा है, आप कुछ बिटवीन द लाइन्स उसमें पढ़ते हैं, कोई बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिटवीन द लाइन्स जो विवेक काटजू जी ने कहा, वो सबसे बड़ी लाइन है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आप प्रतिगामी सोच की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कट्टरवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये दुनिया को केवल आप किसी एक जगह को, एक विचारधारा को, एक रिलीजन को, एक क्षेत्र को पीछे नहीं ले जाते हैं। आप यहाँ से शुरुआत करते हैं पूरी दुनिया को पीछे ले जाने की, और इसका खामियाजा आखिरकार पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। भारत हमेशा से
आगे देखने वाला देश रहा है, उसकी सोच हमेशा से बहुत ज़्यादा लिबरल रही है। यहाँ के लोग नई चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। पुराने कट्टरवाद को कभी भी उन्होंने जगह और प्रश्रय नहीं दिया है। प्रधानमंत्री भी उसी विचारधारा का, उसी देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरी दुनिया को बता रहे थे। बिल्कुल विकास, और देखिए कुछ सीधी तस्वीरें जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं उसके बारे में जरा बता दें। ये देखिए न्यूयॉर्क से आप सीधा प्रसारण इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार में बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच मोदी जी। मोदी जी आशीष, एक बड़ा खास अंदाज प्रधानमंत्री मोदी का नजर आता है जब बिल्कुल इस तरीके से लोगों के करीब जाकर वो मिलते जुलते हैं। कई मौकों पर हमने देखा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और मुझे तो ये तस्वीरें देख करके अखिलेश मेडिसन स्क्वायर गार्डन में था जब प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका का दौरा किए थे, और मैंने वो मैड रश देखा था, वो दीवानगी देखी थी प्रधानमंत्री के लिए। सिर्फ अमेरिका ही नहीं अखिलेश, आपको बताऊं जर्मनी, रशिया, जहां भी प्रधानमंत्री के दौरों को मैंने कवर किया, मैंने देखा कि लोग बड़ी इसी उत्सुकता से उनसे मिलते थे। जिज्ञासा होती है लोगों में, बड़ा क्रेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर के, उनके करिश्मा को लेकर के, और इसीलिए हर व्यक्ति उन तक पहुंच के कम से कम एक बार उनसे हाथ मिलाना या उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री उनको ओब्लाइज भी करते हैं, प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हैं। जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें भी वही चल रहा है, और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि जो वहाँ पर डायस्पोरा है हमारा, वो चाहता है कि प्रधानमंत्री जब आए हैं तो उनकी एक झलक देख सके, और प्रधानमंत्री अगर कार से उतर करके उनके बीच चले जाते हैं तो कितना मनोबल बढ़ता है। और जो प्रधानमंत्री, आपको याद होगा 7, साढ़े 7, 8 साल में लगातार डायस्पोरा को ये रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि भारत आएँ, भारत में इन्वेस्ट करें, भारत से दोबारा अपना लगाव दिखाएं, उसको इन तस्वीरों से बल मिलता है। तो निश्चित तौर पर ये समथिंग प्रेजवर्दी है, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री खुद उतर करके देखें लोगों के बीच में। अभी भी लोग एक एक करके सेल्फी खिंचा रहे हैं और प्रधानमंत्री उससे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होते। ये बड़ी अच्छी बात है। प्रणय, आप भी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे? बिल्कुल अखिलेश, ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से जो भारतीय समुदाय है, ये जो प्रधानमंत्री ने कोशिश की 2014 के बाद, जो इंडियन डायस्पोरा कनेक्ट है, ये डायस्पोरा कनेक्ट दरअसल भारत की डिप्लोमेसी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर की तरह उभर रहा है। क्योंकि ये तमाम लोग बाकायदा जब प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं तो उसके पहले लगातार सेनेटर्स के पास में, कांग्रेसमैन के पास में इस तरीके के फ़ोन जाने लग जाते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनसे वो मिलना चाहते हैं, क्या अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। ये चीज़ें अमेरिकन सिस्टम के अंदर भी एक प्रेशर बनाती हैं, जो महत्व देती हैं कि एक बड़ा नेता आ रहा है जिसको लेके यहाँ के जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके अंदर भी महत्व जो है उनके लिए प्रेशर है। और ये जो तस्वीरें हैं, इससे पहले जितनी बार हम भी गए हैं वो तमाम तस्वीरें हर जगह पे नजर आती हैं। और ये एक तरीके से जो है इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन डायस्पोरा का जो जोड़ है, ये एक बेमिसाल कामयाब डिप्लोमेसी का रास्ता तय करता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं प्रणय। वक्त फिलहाल अपने पास इतना ही है इस सेगमेंट में। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस खास कवरेज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं दोबारा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। अब से बस कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उसके बाद आप देखिए वहां मौजूद लोग जो बाहर मौजूद थे, उनका इंतजार कर रहे थे, उनसे किस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।